और अब स्टूडेंट्स के लिए खबर। आज से दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। इसके लिए डीडीएमए ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। बच्चों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक करने की हिदायत भी दी गई है। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही बच्चे अपना सामान किसी के साथ शेयर करेंगे। स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है। 19 महीने बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। क्लासरूम में जो बच्चे बैठेंगे उनकी लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली गई है, यानी कि कौन सी सीट पे कौन सा बच्चा बैठेगा इसकी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ यहाँ जगह जगह पर स्टिकर चिपकाए गए हैं जमीन पर भी, ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। 8वीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। पहले इन डेस्कों पर 2 बच्चे बैठा करते थे, लेकिन अब एक बेंच एक बच्चे का स्टिकर हमने लगाया है और बच्चों को ये भी ध्यान में रखा गया कि उसका डिस्टेंस पूरा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहे। दूसरा है कि अभी सिचुएशन इस बात की है कि हमें बच्चों की सेफ्टी कैसे करनी है। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि अब 3 साल का बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, 3 से लेकर के और 8वीं क्लास तक का बच्चा जो आता है, उसकी साइकोलॉजी को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है और उसको इस रूटीन पर लाना है कि वो कोविड-19 की सेफ्टी को बहुत अच्छे से समझे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं। कई स्कूलों ने दिवाली के बाद 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इधर श्री राम और राम मंदिर के जरिए बीजेपी चुनावी लीड लेने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में जोरदार प्रहार कर रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी कल योगी के गढ़ गोरखपुर में थी। यहां प्रियंका ने योगी सरकार पर जोरदार हमले किए। भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। सत्ता में वापसी की हुंकार है, विपक्ष का जोर है, नारों का शोर है। कोशिश यही है कि इसी दम पर यूपी में कमाल कर कमल को परास्त किया जाए और इसी कोशिश में तीखे हमलों, हर तरह के वादों और सियासत के हर संकेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची तो उन्हें भगवान परशुराम, बुद्ध और कबीर की प्रतिमा भेंट कर एक ही साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने भाषण शुरू किया तो किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को सवाल बनाया और गुरु गोरखनाथ के दोहे के जरिए योगी सरकार पर प्रहार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत
योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएगा हे अवधूत, तो आपन होएगा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आपकी आवाज हम उठाएंगे। गोरखपुर के मंच से प्रियंका विपक्ष पर भी हमलावर दिखी। एसपी और बीएसपी नेतृत्व की कमियां गिनाई, बीजेपी के खिलाफ बड़ी प्रतिज्ञा का ऐलान किया। तो इस भीड़ को देखें, आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है, क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन लौटाने के लिए प्रियंका एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं अखिलेश यूपी में विजय यात्रा कर जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के निलंबित 6 विधायक के साथ साथ बीजेपी के 1 विधायक के एसपी में आने के बाद अखिलेश का जोश हाई है और इसी दम पर वो यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। हालांकि विपक्षियों के करारे वार के बीच बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई रैली में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूपी के चुनावी शतरंज में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी की चाल क्या होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ प्रचार और वार पलटवार तेज होता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी तीखा होगा। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम ने 33 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इस हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। दुख, गुस्सा, क्षोभ, हताशा, निराशा, ये सारे भाव आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहे होंगे। इन भावों का अभाव नहीं है आज हिंदुस्तान में। अभाव है तो भरोसे के साथ खेलने और जीतने वाले खिलाड़ियों के, खासकर आर या पार वाले मैचों में। एक पल के लिए भी लगा ही नहीं कि 130 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीम है। शुरुआत से देखिए, ये वो जनाब हैं जिनके लिए कप्तान ने अपना और रोहित का बल्लेबाजी क्रम बदला। बदले में इन्होंने दिया ये तोहफा। पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर विलियमसन ने जहां फील्ड लगाई थी, उसी फील्डर के हाथ में ये कैच थमा बैठे। और केएल राहुल आईपीएल में ऑरेंज कैप धारी, इनका भी वही हाल है। सीधे कैच फील्डर के हाथ में भेज दिया। प्रतियोगिता होती डीप में आउट होने की तो इन्हें इनाम दिया जाता। और फिर रोहित खाता खुलने से पहले ही बाल बचे थे, लेकिन बाज नहीं आए। पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, गेंद भी शॉर्ट थी, पुल मार गए और गए। स्कोर 40 पर 3, यहां तक 7.4 ओवर भी निकल गए थे।
विराट कोहली शुरू से ही कश्मकश में थे। हाथ खोलने की पहली ही कोशिश में काम तमाम। पंत और हार्दिक के बीच 22 रनों की सुस्त साझेदारी हुई और फिर पंत डंडे पर खा बैठे गेंदबाज एडम मिल ने। हद है, किसी बल्लेबाज ने हल्ला बोलने की कोशिश तक नहीं की। कामयाबी क्या खाक मिलती। हार्दिक पांड्या ने फिर साबित किया कि उन्हें 11 में रखना टीम 11 की भूल थी। 24 गेंदों पर 23 रन बनाए, एक बाउंड्री आई भी तो लक बाई चांस। अब सब लोग मिलकर समीकरण बिठाने में जुटे हैं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो सेमीफाइनल का चांस बन जाए। खाक, ये टीम सेमीफाइनल की हकदार कैसे हो सकती है? आज तक ब्यूरो। और चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। आर पार की जंग में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से मात दी, वो भी 5.5 ओवर बाकी रहते। भारत के बल्लेबाजों के सरेंडर का आलम यह रहा कि 20 ओवरों में 110 रन ही बने। दुख, गुस्सा, क्षोभ, हताशा, निराशा, ये सारे भाव आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहे होंगे। इन भावों का अभाव नहीं है आज हिंदुस्तान में। अभाव है तो भरोसे के साथ खेलने और जीतने वाले खिलाड़ियों के, खासकर आर या पार वाले मैचों में। एक पल के लिए भी लगा ही नहीं कि 130 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीम है। शुरुआत से देखिए, ये वो जनाब के लिए कप्तान ने अपना और रोहित का बल्लेबाजी क्रम बदला। बदले में इन्होंने दिया ये तोहफा। पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर विलियमसन ने जहां फील्ड लगाई थी, उसी फील्डर के हाथ में ये कैच थमा बैठे। और केएल राहुल आईपीएल में ऑरेंज कैप धारी, इनका भी वही हाल है। सीधे कैच फील्डर के हाथ में भेज दिया। प्रतियोगिता होती जीत में आउट होने की तो इन्हें इनाम दिया जाता। और फिर रोहित खाता खुलने से पहले ही बाल बचे थे, लेकिन बाज नहीं आए। पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, गेंद भी शॉट थी, पुल मार गए और गए। स्कोर 40 पर 3, यहां तक 7.4 ओवर भी निकल गए थे। विराट कोहली शुरू से ही कश्मकश में थे। हाथ खोलने की पहली ही कोशिश में काम तमाम। पंत और हार्दिक के बीच 22 रनों की सुस्त साझेदारी हुई और फिर पंत डंडे पर खा बैठे गेंदबाज एडम मिल ने। हद है, किसी बल्लेबाज ने हल्ला बोलने की कोशिश तक नहीं की। कामयाबी क्या खाक मिलती। हार्दिक पांड्या ने फिर साबित किया कि उन्हें 11 में रखना टीम 11 की भूल थी। 24 गेंदों पर 23 रन बनाए, एक बाउंड्री आई भी तो लक बाई चांस। अब सब लोग मिलकर समीकरण बिठाने में जुटे हैं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो सेमीफाइनल का चांस बन जाए। खाक, ये टीम सेमीफाइनल की हकदार कैसे हो सकती है? आज तक ब्यूरो। हार से हाहाकार मचा है तो क्रिकेट के दिग्गजों का भी मानना है कि जैसे तेवर ये खिलाड़ी आईपीएल में दिखाते हैं, वैसे वर्ल्ड कप में नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब क्या में सबसे पहले ये टूर्नामेंट, आपने कहा कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, वो बाकी रहती है कि भारत अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नामीबिया को भी हरा दे। फिर हम ये उम्मीद करें कि न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान से हार जाए, नेट रन रेट इधर चले जाए उधर चले जाए। तो एक तो ये, क्या वाकई रियलिस्टिकली आपको लगता है? दूसरा, क्या वाकई भारत का T20 का टेम्पलेट बाकी मुल्कों से पिछड़ा हुआ था? नहीं जी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप आईपीएल में जो परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भारतीय खिलाड़ी है, उनकी जो अप्रोच है वो पीछे है, मतलब बाकी देशों से जो खिलाड़ी है उनसे पीछे, ऐसा तो नहीं लगता। पर आईपीएल में एक अलग माहौल होता है, आईपीएल में एक अलग जैसे कि डेडिकेशन होती है, वही सेम यहाँ पे नहीं दिखाई देती।
और इसी की वजह से हमें पिछले कुछ 2020 वर्ल्ड कप में दिक्कतें आई है, वो इसी की वजह से। दूसरी बात है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। मैं फाइनल टीम की सिलेक्शन कर रहा हूँ, जो 14-16 जो सिलेक्शन कमेटी चुनती है उसकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम ठीक किया, पर जो यहाँ मतलब टीम सिलेक्शन जो करते 11 की सिलेक्शन होती है, वहां पे पिछले मैच से हमने देखा है कि जो करना था वो नहीं किया है, और इसी की वजह से इस हाल में है कि अभी हमें ये प्रार्थना करनी होगी कि कुछ भी करके अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराए और उसके बाद में हम 3 मैचेस जीते और फिर क्वालिफाई हो जाए। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से खेली आज, तो ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान पर भी मात करेगी, ऐसा लगता है। तो अगर वो हुआ तो उसका मतलब कि भारत के इस टूर्नामेंट के चांसेस पूरी तरह से हाथ से निकल गए। सनी भाई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया अफगानिस्तान को हरा दे, वो भी यहां से आंख बंद करके शायद मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा। भज्जू, जो सनी भाई ने कहा कि 11 जो आपने चुनी या 11 का जो इस्तेमाल किया, भाई ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा मैच, नॉकआउट मैच आ जाता है, तो हम मैच के बाद यही बात कर रहे होते हैं, यार सिलेक्शन ठीक नहीं थी, यार ये आपकी सोच गलत थी, ये आपकी रणनीति गलत थी। ये ऐसा क्यों हो जाता है हर बड़े मैच में? देखिए मैं तो जो बात मैंने पहले करी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सनी सर, बहुत मैं हाथ जोड़ के उनके आगे बात करता हूँ और सर झुका के, और मैं ईशान किशन के हक में था कि वो खेले, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर वो ऊपर से रन बनाते हैं और बहुत तेजी से रन बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको वो टेम्पलेट को फॉलो करना है T20 के, तो वैसे खिलाड़ी की जरूरत है। और KL राहुल हमें सबको पता है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, बट इनके साथ अभी हम कोई चैंपियनशिप जीते नहीं है। ये कोई ऐसा हमने वर्ल्ड कप या फिर कोई बड़े ट्रॉफीज जीते नहीं है। बट ये जब तक आप चीजें ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगा है। और यहाँ तो देखिए पाकिस्तान के सामने जो हमने टीम खिलाई थी वो बिल्कुल अगर सही टीम थी तो फिर वहां नतीजा सही आना चाहिए था, और अब वहां नतीजा नहीं सही आया तो कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ भी नतीजा सही नहीं आया है। तो कुछ ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन, मैं स्टिल अभी भी बिलीव करता हूँ कि ही इज वन ऑफ द फाइंड ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो मतलब अपने दम पे मैच जिता सकता है। अगर पहले 6 ओवर जिस दिन वो खेलेगा वो टीम का स्कोर एक पार पे लगा देगा। तो उसमें मैं अभी भी स्टिक करता हूँ कि ये जो टीम चुनी थी, टीम बिल्कुल सही चुनी, बट ये प्लान जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, और ईशान किशन ने बॉलें खराब नहीं करी और वो आउट हो गए। उसके बावजूद बाकी के खिलाड़ियों ने भी कुछ, मेरे ख्याल से 18 साढ़े 18 ओवर का मैच खेला है, और उसमें हमने कुछ खास किया नहीं है। और वो जो बाकी के खिलाड़ी थे वो सारे माहिर खिलाड़ी थे। तो हम ये बात कर ले कि सिर्फ और सिर्फ टीम सिलेक्शन के कारण हम मैच हारे हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमने बेटर क्रिकेट खेलना चाहिए था, हमारा शॉट सिलेक्शन जो था वो बेटर हो सकता था, प्लानिंग बेटर हो सकती थी। और ये तो चलो बैटिंग की बात है, बॉलिंग में हम पहले 6 ओवर में 8 ओवर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम विकेट लेंगे। कैसे विकेट लेंगे अगर आपको स्लिप नहीं लगा होगा? वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हैं, वहां स्लिप नहीं है, और आउट करने के लिए हम अगर वो इंटेंट दिखाएंगे नहीं, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, सिचुएशन बनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? मैं बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं, बट जितनी खेला हूं मैं ये जानता हूं कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ या तो रन बना के जीती जाती है या फिर विकेट लेके मैच जीता जाता है। तो उन दोनों चीजों में से अगर आप एक चीज ठीक कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, पर अगर आप दोनों चीजें ठीक नहीं करते हो तो फिर यही हशर होगा जो आज हुआ है।